I am Pankaj Simar and you are watching Legal Bytes. Today in this video we're gonna learn about first three section of Indian Evidence Act. तो इसमें जो पहले तीन सेक्शन है पहले हम प्रियम्बल को डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद सेक्शन 1 जो शॉर्ट टाइटल और टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन के बारे में बताता है, फिर सेक्शन 3 जो डेफिनेशन क्लोज है, सेक्शन 2 रिपील हो चुका है इसका। पर अगर हम देखें तो इंडियन एविडेंस एक्ट है, ये एक प्रोसीजरल लॉ है, प्योर प्रोसीजरल लॉ। इसमें क्या है कि थोड़ा सा पार्ट है सब्सटेंटिव का, जो है एस्टॉपेल के बारे में हम देखें तो, पर वैसे प्योर प्रोसीजरल लॉ कह सकते हैं हम इसको। इसमें ये जब एक्ट की जब स्टार्टिंग होती है, ये स्टार्टिंग कब होती है कि जब जैसे ही ट्रायल स्टार्ट होगी ना, इंडियन एविडेंस एक्ट स्टार्ट हो जाएगी, अपना काम करना शुरू हो जाएगा इसका। और जैसे ही जजमेंट आएगी उसी टाइम ये कहते हैं एविडेंस एक्ट स्टॉप हो जाएगी। तो मतलब ये स्टार्ट कब होती है और एंड कब होती है? स्टार्ट होती है ट्रायल के साथ और कमेंसमेंट ऑफ ट्रायल के साथ, और एंड होती है जजमेंट के साथ। चलो हम इसका प्रियम्बल के बारे में देखते हैं। प्रियम्बल से एक बार क्वेश्चन भी आया था इसमें रिलेटेड। प्रियम्बल क्या बोलता है? वेयर एज इट इज एक्सपीडियंट टू कंसोलिडेट, डिफाइन, अमेंड द लॉ ऑफ एविडेंस, इट इज हेयर बाय एनेक्टेड एज फॉलोज। तो इसमें है ना, अगर हम देखें कि एक बार क्वेश्चन में ये आ गया था भी कंसोलिडेट, डिफाइन एंड अमेंड, ये तीनों चीजें हैं, या कहते हैं कल्ला कंसोलिडेट है या डिफाइन है या सिंपल अमेंड है। इसमें ये सारी चीज, ये क्वेश्चन आया था, तो आपको ये ध्यान रखना है, इसमें कंसोलिडेट भी करेगा, डिफाइन भी करेगा और अमेंड भी करेगा। जनरली प्रियम्बल का काम क्या होता है? प्रियम्बल का काम क्या होता है कि ये ऑब्जेक्ट बताता है कि लेजिस्लेचर का ऑब्जेक्ट क्या था इसको बनाने के लिए, पासिंग जब इसको एक्ट को पास कर रहे थे तो क्या था इसका ऑब्जेक्ट। तो इसमें देखो, तो जब ये लेजिस्लेचर ने इसमें क्या क्या कहा कि हम कंसोलिडेट करेंगे इस एक्ट को, मतलब इधर से उठाया उधर से उठाया, सारी चीज़ों को इकट्ठा कर देंगे। क्योंकि पहले, इससे पहले इंग्लिश लॉ चल रहा था, मोहम्मदन लॉ चल रहा था, तो मतलब तो ये सारी चीज़ें इकट्ठे करके अब यही है, मतलब कंसोलिडेट वर्ड जब जहां भी आ जाता है जनरली ये एग्जॉस्टिव हो जाती है एक्ट। पर इंडियन एविडेंस एक्ट है ना, एग्जॉस्टिव नहीं है, ये चीज़ रिमेंबर करना, क्योंकि इसका कुछ कुछ पार्ट और जगह पे भी है। फिर डिफाइन करेगी अभी क्या क्या है, और डिफाइन जैसे सेक्शन 3 कर रहा है, और अमेंड करेगी, जो पुराना है उसको थोड़ा चेंज करेगी, ये इसका ऑब्जेक्ट है। और प्रियम्बल का कई बार ये भी काम होता है कि जो एम्बिग्यूटी आती है ना, कंफ्यूजन आती है, तो उसको प्रियम्बल कई बार हेल्प करता है इंटरप्रिटेशन करने के लिए, एम्बिग्यूटी को दूर करने के लिए। ठीक है, तो इसका हम सेक्शन 1 देखते हैं, जो बताता है शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट। तो ये पहले जो इसमें क्या बोला है, दिस एक्ट मे बी कॉल्ड इंडियन एविडेंस एक्ट, तो इसका नाम क्या होगा? इंडियन एविडेंस एक्ट। तो मतलब ये क्या बता रहा है, इसका नाम बता रहा है, अभी इसको क्या बोलेंगे हम आगे। जो इसके बाद है एक्सटेंट बताता है, ये भी जुरिस्डिक्शन के बारे में बता रहा है, यही सेक्शन एंड में जो लास्ट पैरा है इसका, कि जुरिस्डिक्शन क्या होगा इसके एक्ट का। जुरिस्डिक्शन वैसे दो टाइप का होता है, जुरिस्डिक्शन पॉजिटिव एंड नेगेटिव। पॉजिटिव मतलब किस चीज पे अप्लाई करेगी ये, ठीक, और नेगेटिव होगा कि इन चीजों पे तो अप्लाई करेगी नहीं। अगर जुरिस्डिक्शन को और फर्दर हम थोड़ा सा और ऊपर जाके देखें कि उसमें होगा कि जुरिस्डिक्शन एक टेरिटोरियल होता है और एक सब्जेक्ट मैटर होता है। तो टेरिटोरियल में तो हमें पता है कि ये एक्ट किस पे अप्लाई करती है, होल ऑफ इंडिया पे अप्लाई करती है। पहले जम्मू एंड कश्मीर पे नहीं करती थी, पर ये जो एक्सेप्ट स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर वाला जो इसमें लिखा हुआ था वो ओमिट कर दिया था। जो 34th एक्ट थी 2019 की, जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन जब एक्ट आई थी, तब इसको रिमूव कर दिया था। मतलब ये पूरे इंडिया पे अप्लाई करती है। तो जो इसकी टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन है, हम कहेंगे इसकी जो पॉजिटिव टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन है वो क्या की होल ऑफ इंडिया पे एक्सटेंड करेगी। और इसके बाद है इसकी सब्जेक्ट मैटर जुरिस्डिक्शन। इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव अगर हम देखें तो इट एक्सटेंड टू होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट एंड अप्लाइज टू ऑल जुडिशियल प्रोसीडिंग्स। अब मतलब क्या करेगी कि सारी जुडिशियल प्रोसीडिंग्स पे अप्लाई करेगी। ठीक है, तो जुडिशियल प्रोसीडिंग को अगर डिफाइन हम देखें तो जुडिशियल प्रोसीडिंग को डिफाइन करा है सेक्शन 2 क्लोज आई ऑफ सीआरपीसी। उसमें करा है कि उसमें जनरली क्या है कि जहां पे एविडेंस लीगली टेकन होता है ओथ पे, ठीक, इन और बिफोर कोर्ट, मतलब इन कोर्ट के अंदर, बिफोर कोर्ट जब जहां कोर्ट बैठ जाती है तो वही कोर्ट बन जाती है। ठीक, एनी कोर्ट, अब ये कोर्ट की डेफिनेशन हम देखेंगे, कहते हैं सेक्शन 3 में डिफाइन किया गया है कोर्ट को, इंक्लूडिंग कोर्ट मार्शल। तो मतलब ये कोर्ट मार्शल पे भी अप्लाई करता है, कोर्ट मार्शल जो आर्मी की कोर्ट्स होती हैं उनमें। और अब इसके बाद लिखा है अदर देन द कोर्ट मार्शल कन्वीड अंडर द आर्मी एक्ट, नेवल डिसिप्लिन एक्ट, इंडियन नेवी डिसिप्लिन एक्ट, एयरफोर्स एक्ट, तो इनके ऊपर अप्लाई नहीं करेगी। एक्चुअली क्या है कि वैसे तो कोर्ट मार्शल पे हमने लिख दिया अप्लाई करेगी, पर जो ये एक्ट है इन पे अप्लाई नहीं करेगी, क्योंकि वैसे तो ये एक्ट है ना खत्म कर दिए हैं हमने,
इसके लिए स्पेशल एक्ट आई थी, द ब्रिटिश स्टैट्यूट्स एप्लीकेशन ऑफ इंडिया रिपील एक्ट 1960। ये 57th एक्ट थी 1960 की। इसके थ्रू इन एक्ट्स को हमने खत्म कर दिया। अब इनकी बजाय दूसरी एक्ट आई है, जैसे आर्मी एक्ट है ये 1950 की, उसका सेक्शन 133 बोलता है कि कहते हैं उस पर इंडियन एविडेंस एक्ट अप्लाई करेगी। एयरफोर्स एक्ट है 1950 की, उसका सेक्शन 132 बोलता है। नेवी एक्ट है 1957 की, उसका 130 सेक्शन बोलता है कि इंडियन एविडेंस एक्ट अप्लाई करेगी। अब इसकी नेगेटिव जुरिस्डिक्शन देख लेते हैं, कहां पे अप्लाई नहीं करेगी। ये अप्लाई नहीं करेगी एफिडेविट्स पे। तो एक्चुअली एफिडेविट्स होता क्या है? एफिडेविट अगर हम देखें, कोई भी स्टेटमेंट जो रिटन स्टेटमेंट जो ओथ पे है, मतलब उसने कसम ली है, ओथ या अफर्मेशन है, तो जो सोन करिए किसी ने एक रिटन स्टेटमेंट, वो क्या है? एफिडेविट है। तो इस पे स्पेसिफिकली लिख रखा है भी एफिडेविट पे तो अप्लाई करेगा ही नहीं, मतलब एफिडेविट एविडेंस नहीं हो सकते, ठीक। पर कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो इसके एफिडेविट्स के बारे में हमने मेंशन किया हुआ है ऑर्डर 18 रूल 4 के अंदर। अच्छा, ऑर्डर 19 में करा हुआ है, सेक्शन 30 क्लोज सी में भी किया हुआ है सीपीसी के, और सेक्शन 295, 296 एंड 297 ऑफ सीआरपीसी। वो एक्सेप्शन है इसकी, ये चीजें एक्सेप्शन है इसकी। वैसे तो इंडियन एविडेंस एक्ट अप्लाई नहीं करेगा इन पे एफिडेविट्स पे। अच्छा, अब क्या है, अप्लाई बेशक नहीं करेगा वहां पे। तो इसका एक याद करने का तरीका बताता हूं आपको कि जहां ये एक जर्नल लॉ है, इंडियन एविडेंस एक्ट एक जर्नल लॉ है। तो जर्नल लॉ क्या होता है कि एप्लीकेबल होता है हर जगह पे, पर उसकी कुछ एक्सेप्शन होती है। जहां पे कोई स्पेशल प्रोसीजर है, सीआरपीसी, सीपीसी, ये स्पेशल प्रोसीजर है, तो स्पेशल लॉ ऑलवेज ओवरराइड जर्नल लॉ। तो ये प्रोविजन ओवरराइड कर रही है इसको। और एफिडेविट से मांग तो लेती है कोर्ट, पर वो एज ए एविडेंस यूज नहीं होगा जब तक वो सामने वाली पार्टी खुद आए और उसकी क्रॉस एग्जामिनेशन दूसरी पार्टी ना कर पाए, ठीक। पर इसमें एक चीज है कि इसका फिर फायदा क्या है कि एफिडेविट हर चीज पे कह देते हैं एफिडेविट लेके आओ, एफिडेविट लेके आओ। इसका फिर फायदा क्या है? इसके सर दो फायदे हैं। एक तो सेक्शन 193 है जो वो बताता है आईपीसी का, अगर एफिडेविट झूठा निकला तो उसकी पनिशमेंट बताई हुई है उसमें, तो वो बात होगी 193 में 3 साल 7 साल ये है, कोर्ट में दिया तो 7 साल हो गया। अगर वही चीज, इसका एक फायदा है कि जो एफिडेविट पे एडमिशन करे होते हैं उसका वो एडमिसिबल होता है, ठीक है। उसके बाद इन्होंने बोला है कि ये किस पे अप्लाई नहीं करेगा, ये अप्लाई नहीं करेगा आर्बिट्रेटर्स पे। तो आर्बिट्रेटर्स हैं उन पे अप्लाई नहीं करेगा। तो आर्बिट्रेशन जो है सेक्शन 89 में भी दिया हुआ है इसके ऊपर। तो ये क्या होता है कि कोर्ट का बर्डन जब खत्म करने के लिए आर्बिट्रेशन लेके आए हम, आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट। तो अब इसमें क्या होता है, इसमें एविडेंस एक्ट नहीं होगा, तो इसमें क्या होगा कि नेचुरल जस्टिस की प्रिंसिपल फॉलो करते हैं हम, ठीक है। तो सेक्शन 2 जो रिपील है, रिपील हो गया था 1938 की एक्ट से। अब आ जाता है हमारा जो लास्ट सेक्शन है, इंटरप्रिटेशन क्लोज। ये काफी इंपॉर्टेंट है, इससे काफी क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो जो पहला ही है जो हमें बता रहा है इसके अंदर, वो हमें किसके बारे में बता रहा है कि कोर्ट की डेफिनेशन के लिए बता रहा है कि कोर्ट क्या होती है। ऑल कोर्ट इंक्लूड्स ऑल जजेस। जजेस किसके बारे, जजेस को डिफाइन कहां किया हुआ है, सेक्शन 19 ऑफ आईपीसी। उसमें क्या है कि जो डेफिनेटिव जजमेंट दे वो जज है। एंड मैजिस्ट्रेट एंड ऑल पर्सन एक्सेप्ट आर्बिट्रेटर। तो आर्बिट्रेटर को तो यहाँ पे भी जज की डेफिनेशन में लिया, तो ना आर्बिट्रेशन पे अप्लाई करेगी ना आर्बिट्रेटर का उस पे होगा कुछ। और क्या है, लीगली ऑथराइज टू टेक एविडेंस। तो लीगली क्या कर रहे हैं कि ऑथराइज है वो एविडेंस लेने के लिए। तो जो कहते हैं डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग्स है उसमें कहते हैं वो कोर्ट की डेफिनेशन के अंदर नहीं आएगी, ठीक है। और वैसे जो एक बात और है, जो एफिडेविट की हमने एक बात मिस कर दी कि एफिडेविट जैसे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट प्रोसीडिंग होगी उनमें भी यूज होता है एफिडेविट, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट प्रोसीडिंग, इनकम टैक्स उनमें, ठीक। अब बात आ रही है कि फैक्ट्स के ऊपर। फैक्ट क्या है कि इसमें दिया फैक्ट मीन्स एंड इंक्लूड्स। अब इसको दो पार्ट्स में इन्होंने डिवाइड करा हुआ है, एक कहते हैं फिजिकल फैक्ट के बारे में बता रहा है, एक साइकोलॉजिकल फैक्ट के बारे में बता रहा है। तो अगर वैसे देखें तो पूरी इंडियन एविडेंस एक्ट है ना, सिर्फ फैक्ट को प्रूव और डिसप्रूव करने के लिए ही है कि एक पार्टी प्रूव करेगी, एक पार्टी डिसअप्रूव करेगी। एक पार्टी प्रूव या डिसअप्रूव क्यों करेगी, अपनी कहते हैं राइट्स पाने के लिए, मतलब जैसे कोई जस्टिस लेना है किसी को, या दूसरे की लायबिलिटी, किसी को पनिशमेंट देनी हो तो उसके लिए। तो पूरी एक्ट इसके रिवॉल्व करती है। तो इसमें इन्होंने फैक्ट को दो टाइप में डिवाइड करा हुआ है कि जो एनीथिंग, स्टेट ऑफ थिंग, रिलेशन ऑफ थिंग कैपेबल ऑफ बीइंग परसीव्ड बाय सेंसेस। तो ये फिजिकल फैक्ट के बारे में बात कर रहा है। एनीथिंग, जैसे अब मैं वीडियो बना रहा हूं और तुम वीडियो सुन रहे हो तो ये वो होगी। उसके बाद है स्टेट ऑफ थिंग्स, मतलब कुछ चीजें ऐसे ही होगी। सुबह कहते हैं सफाई वाले जो सफाई वाले आएंगे तो 8 बजे आएंगे,
या कुछ और हो, या रिलेशन ऑफ थिंग किसी चीज के रिलेशन को प्रूव कर रही है, तो ये कैपेबल ऑफ परसीव्ड बाय सेंसेस, मतलब जो भौतिक इंद्रियां या हमारी सेंस में मैं सुन सकता हूँ, उसको देख सकता हूँ, फील कर सकता हूँ, तो ये क्या है, फिजिकल फैक्ट की बात हो रही है। मेंटल क्या होता है कि जो सेकंड इसका बता रहा है, एनी मेंटल कंडीशन ऑफ विच अ पर्सन इज कॉन्शियस ऑफ, तो मतलब कोई आदमी जिस चीज को कॉन्शियस हो, मतलब उसके दिमाग में हो सिर्फ, ठीक है। पहली बात तो कहते हैं वो क्या होगा इसमें, वो कॉन्शियस है, तो इसमें सबकॉन्शियस माइंड में जो चीज है या अनकॉन्शियस माइंड में वो चीजें, मतलब जो उसको याद ही नहीं है, वो चीजें कहते हैं मेंटल फैक्ट में नहीं आएगी, जो कॉन्शियस है वो, ठीक। अब जैसे इसकी जो पहली 3 इलस्ट्रेशन है, ए बी सी डी, फिजिकल फैक्ट के बारे में बात करती है। जो डी है वो किसके बारे में बात करती है, वो जो डी एंड ई है ये इसके बारे में बात करती है, फिजिकल मेंटल एविडेंस के बारे में और मेंटल फैक्ट के बारे में। तो रेपुटेशन के बारे में जैसे बताया उन्होंने, किसी की रेपुटेशन, कि उसके दिमाग में अभी हाँ ये अच्छा आदमी है, मैंने इसको अच्छा करते हुए देखा, पर यही चीज मैं किसी अपने फ्रेंड को बता दूं कि हाँ ये अच्छा आदमी है, या मैंने लिख के दे दिया ये अच्छा आदमी है, किसी की रेपुटेशन, तो पहले क्या थी वो, मेंटल फैक्ट था, उसके दिमाग में था, उसके कॉन्शियस माइंड में था। जैसे मैंने किसी को बताया तो वो कहते हैं कोई देख सकता है, उसको पढ़ सकता है, सुन सकता है, तो क्या हो गया, वो फिजिकल फैक्ट हो गया, ठीक है। अब क्या है इसमें, जो अगली डेफिनेशन है वो रेलेवेंट की और फैक्ट इन इशू की बात करती है। तो उससे पहले अगर देखें हम कि फैक्ट को है ना 2 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं हम, फैक्टा प्रोबेंडा और फैक्टा प्रोबेंशिया। तो फैक्टा जो प्रोबेंडा है वो होता है कि इसको 2 पार्ट में हमने डिवाइड करा। फैक्टा प्रोबेंडा है कि जो मटेरियल फैक्ट है या फैक्ट इन इशू है कि एक्चुअल में क्या है, और जो फैक्टा प्रोबेंशिया है कि जो कहते हैं पर्टिकुलर या जो एविडेंशियरी फैक्ट है, जो रेलेवेंट फैक्ट है। ये जुडिशियल में काफी बार क्वेश्चन आए हुए कि ये क्या है, ये क्या है, तो ऑप्शन में दे दिए जाते हैं, जैसे फैक्टा प्रोबेंडा है क्या, ये कहते हैं फैक्ट इन इशू है या ये रेलेवेंट फैक्ट है, ऐसे ऐसे, तो आपको टिक करना है कि इसके ऊपर, फैक्ट इन इशू के ऊपर। तो जो फैक्टा प्रोबेंडा है ये क्या है कि फैक्ट इन इशू है कि ये तो आपको प्रूव करना ही पड़ेगा रिलीफ लेने के लिए, कि अब किसी ने किसी का मर्डर करा, ए ने बी का मर्डर करा, तो जो ए के फैमिली मेंबर्स होंगे वो प्रूव करेंगे बी ने ही ए का मर्डर करा है, ताकि इनको जस्टिस मिले, और फिर उसके बाद जस्टिस मिले और उसको पनिशमेंट मिले, तो इनको एक रिलीफ मिल गया। तो किसी अपने आप को रिलीफ लेने के लिए या दूसरे को लाइबल करने के लिए, तो ये फैक्टा प्रोबेंडा जो फैक्ट इन इशू है प्रूव करने होते हैं। रेलेवेंट फैक्ट या जो फैक्टा प्रोबेंशिया होते हैं, ये क्या होते हैं कि ये वो फैक्ट होते हैं जो क्या कहते हैं आदमी को हेल्प करते हैं फैक्टा प्रोबेंडा प्रूव करने के लिए। तो हमेशा फैक्टा प्रोबेंडा मेंशन होते हैं, किसी भी कोई सूट आप डालोगे तो उसमें मेंशन करना पड़ेगा कि ये चीज है, ये फैक्ट इन इशू है, और जो फैक्टा प्रोबेंशिया है वो आपको मेंशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अब यहां से हम देखते हैं कि कहते हैं रेलिवेंट फैक्ट क्या होते हैं। जो रेलिवेंट का क्या इन्होंने लिखा हुआ है, वन फैक्ट इज सेड टू बी रेलिवेंट टू अनदर व्हेन द वन इज कनेक्टेड विद द अदर इन एनी connected with other in any the way referred in the provision of the act relating to the relevance of the fact। पर इसमें क्या है कि ये क्या बात कर रहा है कि जो रेलेवेंट फैक्ट है ये बता रहा है कि कोई भी चीज कनेक्टेड है किसी दूसरी चीज से, ठीक। तो मतलब ये कनेक्टेड है किसी दूसरी चीज में, कैसे, जो कहते हैं कनेक्टेड लॉजिकल भी हो सकते हैं, लीगल भी होते हैं। ये बात कर रहे हैं लीगल रेलेवेंसी के बारे में। तो लीगल रेलेवेंसी कहां से, 5 to 55 जो रेलेवेंसी वाला जो चैप्टर है उसके बारे में बात कर रहा है, जो चैप्टर सेकंड है उसके बारे में बात कर रहा है। तो ये बता रहा है कि कहते हैं कोई भी चीज कनेक्टेड है, तो मतलब ये जो रेलिवेंसी का कंसेप्ट है सब्जेक्टिव या रिलेटिव कंसेप्ट है। अकेला जो अकेला फैक्ट है ना वो रेलिवेंट नहीं होगा। तो ये किसी की चीज से रिलेटेड, जैसे मर्डर से रिलेटेड हो गया तो उसकी मोटिव, प्रिपरेशन, रेस्ट, जस्ट, ये सारी चीज क्या कि रेलिवेंसी बता रही है, ठीक है ना। तो ये अकेले का कुछ नहीं है, मतलब सीधा सीधा कहते हैं मोटिव का हम क्या करेंगे, ठीक। अच्छा, उसके बाद है फैक्ट इन इशू, जब उसने कोई एक्टिंग नहीं करी तो मोटिव का हम अकेला क्या करेंगे। उसके बाद है फैक्ट इन इशू जो बताता है फैक्ट इन इशू होता क्या है। इन्होंने बोला है कि द एक्सप्रेशन फैक्ट इन इशू मीन्स एंड इंक्लूड एनी फैक्ट फ्रॉम विच ईदर बाय इटसेल्फ, या तो खुद ही फैक्ट को, अच्छा, या इन कनेक्शन विद अदर फैक्ट, जो अदर फैक्ट है मतलब रेलेवेंट फैक्ट को देख के, ठीक। एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस, नेचर और एक्सटेंट ऑफ एनी राइट, लायबिलिटी, डिसलायबिलिटी,
asserted or denied in a suit proceeding necessarily follows। मतलब क्या है कि कोई भी चीज है जिसका अगर हम देखें वो किसी चीज का एग्जिस्टेंस प्रूव कर रही है, नेचर प्रूव कर रही है, नॉन एग्जिस्टेंस प्रूव कर रही है, एक्सटेंट प्रूव कर रही है, किसी चीज का राइट का, लाइबिलिटी का, डिसलाइबिलिटी का। तो इन्होंने क्या किसी एक आदमी को जस्टिस लेने के लिए मर्डर हुआ है, तो वो क्या प्रूव करेगा कि हाँ इसी आदमी ने मर्डर करा है। तो वो क्या होगा कि अपनी जस्टिस राइट मांग रहा है, वो अपना हक मांग रहा है जो जस्टिस है, पर और दूसरे के लिए क्या मांग रहा है, लाइबल करने की कोशिश कर रहा है कि उसको सजा मिलनी चाहिए। तो दूसरा आदमी क्या होगा कि कहते हैं प्रूव क्या करेगा कि मैं तो था ही नहीं वहां पे, एलाबाई प्रूव करेगा, या कहते हैं मेरा एक्सेप्शन में आ रहा है। ठीक, तो ये सारी चीजें क्या है, फैक्टिंग इशू है। तो उसको अपना राइट ये है कि मैं उसको भी जस्टिस मिलेगा, और ये सारी प्रूव करके कि उसको सजा नहीं मिलेगी। फिर इसमें आता है एक्सप्लेनेशन, ये काफी इंपॉर्टेंट है, लोग इसको ना नजरअंदाज कर लेते हैं। ये सिविल के बारे में बताता है मेनली, सिविल केस के अंदर फैक्टिंग इशू होगा क्या। तो इसको एक बार आप पढ़ लेते हैं। Whenever under the provision of the law for the time being in force relating to civil procedure, any court record an issue of fact, the fact to be asserted denied in the answer to such issue of fact is the facting issue। अब क्या होता है कि जब सिविल केस होते हैं तो उसमें कोर्ट क्या करती है, इश्यू ऑफ फैक्ट फ्रेम करती है। जैसे ए और बी का कोई कॉन्ट्रैक्ट था, तो ए कहता है कि इसने कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच करा तो मेरे को कहते हैं कंपनसेशन दो आप। दूसरा कहता है कि सर ये तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल था। तो इसमें क्या होगा कि कोर्ट फ्रेम क्या करेगी, क्वेश्चन की फॉर्म में इश्यू ऑफ फैक्ट फ्रेम करेगी। वो क्या करेगी, वेदर देयर वाज ए कॉन्ट्रैक्ट, या फिर उसके बाद सेकंड करेगी वेदर द कॉन्ट्रैक्ट वाज वॉइडेबल। तो दूसरी पार्टी, एक पार्टी बोलेगी, क्या बोलेगी, यस अभी कहते हैं देयर वाज ए कॉन्ट्रैक्ट एंड द कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट वॉइडेबल। तो अब इसमें क्या होगा कि जो ये अफर्मेटिव फॉर्म में आ रहे हैं ना आंसर, या वो बोले कि वहां पे कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं था, या फिर कहते हैं वॉइडेबल नहीं था, या ये हो गया डिनाइड फॉर्म में आ रहे हैं, तो ये क्या हो गया, फैक्टिंग इश्यू हो गए। ठीक है, इनकी इलस्ट्रेशन जरूर पढ़ लेना, इन इलस्ट्रेशन से काफी बार क्वेश्चन आए हैं। नेक्स्ट अपनी जो डेफिनेशन आती है डॉक्यूमेंट की। डॉक्यूमेंट है उसको डिफाइन करा हुआ है सेक्शन 29 ऑफ आईपीसी। काइंड ऑफ सिमिलर है, जैसे मैंने कई बार रेफरेंस दे रहा हूं, पीछे मैंने जज की डेफिनेशन का रेफरेंस दिया था कोर्ट की में, और सेक्शन 19 में ऑफ आईपीसी। तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर वो जो डेफिनेशन की हम बात कर रहे हैं वही वो डेफिनेशन इसमें इंपोज कर सकते हैं हम, ऐसा कभी नहीं कर सकते जब तक स्पेसिफिकली लिखा ना हो। तो किसी भी एक्ट की डेफिनेशन हम किसी दूसरी एक्ट में सुपर इंपोज नहीं कर सकते। जैसे इंडियन एविडेंस एक्ट है, उसकी कहते हैं पार्टनरशिप के अंदर हम इंपोज कर सकते हैं, क्योंकि वहां पे लिखा हुआ है, उसका जो लास्ट क्लोज है, पेरीमेटेरिया बोलते हैं उसको। तो पर यहाँ पे क्या बात हो रही है, इसमें हम नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे स्पेसिफिकली लिखा नहीं हुआ। सिर्फ एक एक्सेप्शन है उसकी, वो है जनरल क्लोज एक्ट की। ठीक है, तो हम डॉक्यूमेंट के बारे में देखते हैं। डॉक्यूमेंट क्या है कि डॉक्यूमेंट को बताया इन्होंने कि कोई डॉक्यूमेंट मींस एनी मैटर, कोई मैटर है जो एक्सप्रेस करा है, डिस्क्राइब करा है अपॉन सब्सटेंस बाय मींस ऑफ लेटर, फिगर और मार्क, और मोर देन एनी वन ऑफ द मींस, मतलब ये तीनों इकट्ठे मिला के भी। अच्छा, इंटेंटेड टू बी यूज्ड, स्पेशल इंटेंशन के साथ, या विच में बी यूज्ड, या किसी यूज हो सकते हैं फॉर द पर्पस ऑफ रिकॉर्डिंग द मैटर। अब इसमें क्या बात आ रही है, इसमें क्या अगर हम देखें कि इसके ऊपर एक क्वेश्चन भी आया हुआ था एक जुडिशरी के एग्जाम में, हिमाचल के 2013 में आया हुआ था कि डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन में क्या नहीं है, लेटर, फिगर, मार्क और सिंबल। तो सिंबल नहीं है, तो इन चीजों का आप थोड़ा सा अच्छे से ध्यान रखना, और साथ में इनकी इलस्ट्रेशन जरूर देख लेना आप एक बार। तो अगली जो डेफिनेशन है एविडेंस के बारे में बात करती है कि एविडेंस मीन्स एन इंक्लूड। तो जो एविडेंस है, ये जो डेफिनेशन है हमें दो चीजों के बारे में बताती है। जो फर्स्ट क्लोज है ओरल के बारे में, जो सेकंड है डॉक्यूमेंट्री के बारे में। ऑल स्टेटमेंट which the court permits or required to be made before the witness in relation to the matter of facts or inquiry। तो इसमें क्या है कि सारी स्टेटमेंट जो परमिट कर रही है कोर्ट, या रिक्वायर कर रही है। रिक्वायर कब करती है, जैसे सेक्शन 311 ऑफ सीआरपीसी, उसमें कोर्ट कहती है कि आप एविडेंस दो। टू बी मेड बिफोर इट, बिफोर मतलब अपनी कोर्ट खुद कह रही है, बाय द विटनेस इन रिलेशन टू द मैटर ऑफ द फैक्ट अंडर इंक्वायरी। ठीक है, और जो सेकंड बताता है ऑल डॉक्यूमेंट्स इंक्लूडिंग इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स प्रोड्यूस्ड फॉर द इंस्पेक्शन ऑफ द कोर्ट। तो प्रोड्यूस करे हैं इंस्पेक्शन ऑफ द कोर्ट, इसको अमेंड करा 2002 में, और 2000 में इसको अमेंड करा था क्योंकि इसमें हमने इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड भी इंक्लूड करा था इस डेफिनेशन में। पर इसमें क्या बात है कि ये जो डेफिनेशन है ना एविडेंस की, ये इनकम्प्लीट डेफिनेशन है। इनकम्प्लीट कैसे है,
इसमें रियल एविडेंस के बारे में बात नहीं करी, मटेरियल जो चाकू मिला वो भी तो एविडेंस है। सिर्फ इसने क्या बात करा, ओरल के बारे में, डॉक्यूमेंट्री के बारे में, पर इसमें रियल एविडेंस को भूल के, या कोई कन्फेशन कर रहा है एक्यूज्ड उसको भूल के, तो एविडेंस की जो डेफिनेशन है ना इनकम्प्लीट है अगर इसके हिसाब से हम चलें तो। या जो डेमिनर ऑफ विटनेस है उसके बारे में जो है वो भी इसके बारे में नहीं बताया गया। तो इसको इस इनकम्प्लीट जो डिफेक्ट है इसको कैसे, डिफेक्ट को सही कैसे करें हम। तो कोर्ट ने इसको काफी बार इसकी इंटरप्रिटेशन करी, उसको कंप्लीट करा कि जो प्रूव्ड है, इसमें जो प्रूव्ड की डेफिनेशन है ये बताता है अ फैक्ट इज सेड टू बी प्रूव्ड व्हेन आफ्टर कंसीडरिंग द मैटर बिफोर इट। तो ये मैटर भी जो कर रहे हैं ना, तो ये भी कहते हैं, ये सारी बातें क्या मिलके क्या कर रही है कि एविडेंस की डेफिनेशन को कंप्लीट कर रही है। ठीक है, तो अब इसके बाद डेफिनेशन में आते हैं प्रूव्ड, डिसअप्रूव्ड, नॉट प्रूव्ड। तो प्रूव्ड क्या है कि जो फैक्ट है अभी कोर्ट अगर देखे तो उसको बिलीव करे कोर्ट इटसेल्फ खुद ही कि कहते हैं एग्जिस्ट करता है, या कंसीडर करती है उसका कि या कोई और प्रोबेबल प्रूडेंट आदमी है वो कहीं भी कहते हैं इसका एग्जिस्टेंस है। तो इसमें क्या है, कोर्ट इधर बिलीव्स इट टू एग्जिस्ट और कंसीडर इट्स एग्जिस्टेंस प्रोबेबल दैट ए प्रूडेंट मैन ओट अंडर द सर्कमस्टेंस। मतलब इवन है ना, अगर प्रूडेंट मैन भी ये चीज देखे, ऐसी सर्कमस्टांस जैसे कोर्ट के पास है, तो वो भी मान ले भी हाँ ये चीज है, तो उसको प्रूव्ड मान लेंगे। डिसअप्रूव्ड क्या है कि कोर्ट बिलीव करे कि एग्जिस्ट नहीं करती, या सेम सर्कमस्टांस अगर किसी प्रूडेंट आदमी के सामने रख दे कोर्ट और वो भी ये मान ले भी कहते हैं ये चीज प्रूव नहीं हुई है, तो वो डिसअप्रूव्ड हो गया। नॉट प्रूव्ड क्या है कि कोई चीज ना प्रूव हुई है ना डिसअप्रूव्ड हुई है। ये इसके ऊपर काफी बार क्वेश्चन आया है इंडियन एविडेंस एक्ट में कि नॉट प्रूव्ड है क्या चीज। फिर इंडिया की डेफिनेशन उन्होंने बोला है कि मींस द टेरिटरी ऑफ इंडिया एक्सक्लूडिंग द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो अमेंडमेंट सेक्शन 1 में तो कर दी थी पर इसके अंदर नहीं करी हुई, तो इनफैक्ट इंडिया की डेफिनेशन में अब अगर हम माने तो जम्मू एंड कश्मीर भी आएगा। फिर जो लास्ट डेफिनेशन है इसकी, ये बता रहे हैं कि जो सर्टिफाइंग अथॉरिटी का मीनिंग है इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर का, इलेक्ट्रॉनिक सर्टिफिकेट का, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म का, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड का, इंफॉर्मेशन का, सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, सिक्योर डिजिटल सिग्नेचर, जो इन सब के मीनिंग है, तो ये पेरिमेटेरिया है ये, इन सब के मीनिंग है जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 की जो एक्ट है ना उसके अंदर जो मीनिंग है वही हम इसके अंदर असाइन करेंगे उनको। और यहाँ पे हम इसको पेरीमेटेरिया बोलते हैं कि दूसरी की जो डेफिनेशन है यहाँ पे हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।